हेलो यूपीएससी स्टूडेंट, आप सभी का राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं दिलीप सुभोजन। शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की। जिस टॉपिक के हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जबकि आने वाली परीक्षाओं में यूपीएससी रहे, पीएससी रहे, कहीं ना कहीं इसका काम आपको पड़ेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ख्याल दीजिएगा। ये भारत शासन अधिनियम का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम देखते हैं 1919 के बाद जो अधिनियम 1919 में बना था उसका वास्तविक तौर पर यूटिलाइजेशन 1922 में हुआ था। उसके बाद लगभग 16 साल के बाद और भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट को बनाना पड़ा। तो आइए जरा देखते हैं इस अधिनियम में क्या विशेषताएं हैं, एवं क्या सुधार दिया गया है, एवं कुछ नए तत्व लागू कराए गए हैं। तो हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें डियर स्टूडेंट, एक बात शुरू से मैं बता देता हूं आपको, इसमें लगभग केवल और केवल मात्र 10 पॉइंट है। पॉइंट के मुताबिक यदि हम स्टडी करते हैं तो अधिनियम बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो केवल मात्र 10 पॉइंट में बटा हुआ है। यही से आपका आधा शर्त कम हो जाता है। तो पहला अधिनियम देखते हैं हम, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना एवं राज्य और रियासतों को अखिल भारतीय संघ के लिए एक घटक माना गया। 1935 भारत शासन अधिनियम सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, ब्रिटिश व्याप्त भारत में जितने भी प्रांत, राज्य एवं रियासतें एवं केंद्रीय जगह, उन सभी को बुलाकर इस शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के नाम से जोड़ा गया, जिसमें रियासतें, प्रांतों एवं कुछ इकाइयों, इन सभी को एक इकाई, एक अखिल भारतीय भारत संघ के तौर पर माना गया। जैसा कि और इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ, केंद्र एवं राज्य इन दोनों के सरकारों के बीच में या दोनों भी शासन के बीच में कुछ शक्तियों का, कुछ सूचियों का रूपांतर करवाया गया। अरे शासन शक्ति का बंटवारा करवा दिया गया। केंद्रीय शासन पद्धति में सभी की ओर से कुछ विशेष विषयों को और शक्तियां प्रदान करवा दी गई। बची हुई कुछ शक्तियां समवर्ती सूची में रखा गया, कुछ शक्तियां राज्य सूची में रखा गया। केंद्रीय सूची जो पूरी तरह से जितने भी सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, जिसके ऊपर अधिनियम बना के केंद्र को शासन चलाना था, वो केंद्रीय सूची में सब्जेक्ट आ चुके, विषय आ चुके। इसके अलावा राज्य सूची में कुछ शक्तियों का बंटवारा करवा दिया गया, जिनमें कुछ विषय थे वो राज्य सूची में आ गए, जो कि राज्यों या प्रांतों की सरकार को दिए हुए उस सूचियों के विषयों पर अधिनियम बनाना था
और उसकी ओर से कार्य करना था। और अंत में समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन दोनों में बंटवारा करने के बाद जो बचे थे विषय, उसे समवर्ती विषय में रखा गया, जो कि वायसरॉय की ओर से चलाए जाने वाले अवशिष्ट शक्तियां थी। ये था इस अधिनियम का पहला भाग। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद ये अधिनियम का पहला भाग, पहला अर्थ चल नहीं पाई, क्योंकि इसमें अखिल भारतीय संघ के नाते से हमारे ब्रिटिश व्याप्त भारतीय प्रदेश से अलग रहने वाले रियासतों, इन्होंने अखिल भारतीय संघ में आने से दूर कर दिया, आने से इनकार कर दिया। इसलिए अखिल भारतीय संघ की जो परिकल्पनाएं थी राज्यों की या शासनकर्ताओं की, वो रियासतों के न मानने से विफल हो गई। इस सबसे विशेष बात 1935 का भारत शासन अधिनियम का विफलता पहला ही भाग हो चुका है। दूसरे भाग देखते हैं हम, प्रांतों की द्वैतता समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ, राज्य को शासन चलाने का अधिकार। अब देखिए जरा, प्रांत, इसके पहले प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली थी, लेकिन इससे क्या हुआ, इसमें और सुधार करवा दिया गया। द्वैत शासन के बजाय एक कार्यपालिका चलाती थी और एक गवर्नर चलाती थी, और जिनको किसी को विधान परिषद के सामने जवाबदेही देना पड़ता था। लेकिन इस अधिनियम में प्रांतीय सरकारों की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करवा दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ, जिसमें प्रांतीय सरकारों को अपने अख्तियार में रहने वाला प्रांत या राज्य, वहां पे नए अधिनियम विनियम बनाने का पूरी तरह से स्वतंत्रता उपलब्ध, और उसके मुताबिक राज्यों को, राज्य शासन को स्वायत्तता प्राप्त हो चुकी अपने अपने प्रांतों में सरकार चलाने की। ये था महत्वपूर्ण दूसरा भाग। और इसमें एक बात देखिए, ऐसी सरकार थी कि जो सरकार विधान परिषद को जवाबदेही देने पर खरी उतरना था, और उसी के तौर पर गवर्नर को इन मंत्रियों की सलाह पर सरकार चलाने को बाध्य रहना पड़ा। जो सरकार के मंत्री विधान परिषद को अपनी हर चीज के लिए जिम्मेदारी निभाने एवं अपनी जिम्मेदारी समझाने के हेतु तैयार थे। ये था दूसरा स्वायत्तता नियम, जो कि भारत शासन अधिनियम के 1935 के तहत मानता हो। तीसरा मुद्दा, प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था पद्धति समाप्त होने के बाद इस अधिनियम के मुताबिक केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ हो चुका। संघीय विषय एवं आरक्षित विषय को विभक्त कर काम को चलाने की शुरुआत हुई थी। ख्याल में रखिएगा, स्टूडेंट थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। इस अधिनियम ने प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था बंद कर दी, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू कर दी।
और किस विषय को अपने दायरे में लेकर आरक्षित विषय और संघीय विषय को अलगतापूर्वक चलाने की प्रावधान करवाया गया। लेकिन ये प्रावधान कुछ ही दिनों में फेल हो चुका, इसलिए केंद्र में भी द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू करवाई गई थी वो कैंसिल हो चुकी। अब तीसरी बात, चौथी बात देखते हैं। जैसा कि भारत व ब्रिटिश व्याप्त भारतीय प्रदेश में लगभग 11 प्रांतों की बात हुई थी, लगभग 11 प्रांत थे, लेकिन द्वैध सदन शासन प्रणाली, द्वैध शासन सदन प्रणाली एवं द्विसदनीय शासन प्रणाली केवल मात्र 6 ही प्रांतों में उपलब्ध हो चुकी। ये सबसे विशेष बात है 1935 के भारत शासन अधिनियम की, कि प्रांतों में, कुछ प्रांतों में, 6 प्रांतों में द्विसदनीय शासन प्रणाली लागू हो चुकी, जिसमें 6 प्रांत देखते हैं हम जरा, तो देखिए 6 प्रांतों की द्विसदनीय व्यवस्था में सबसे पहले बात बंगाल में ही लगभग हर नए नियमावली की शुरुआत होती हुई हमें नजर आती है। तो सबसे पहले बंगाल के बाद बिहार के बाद बंबई प्रांत, बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, बंबई प्रांत, उसके बाद संयुक्त प्रांत, मद्रास प्रांत एवं आसाम प्रांत, इस 6 प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनीय शासन प्रणाली लागू की, जिसमें विधानसभा एवं विधान परिषद का अस्तित्व था। ये बात आपने ख्याल में रखना होगा। और इसके बाद देखते हैं, इस बाद में इस अधिनियम का एक और बड़ा फैसला, जो फैसला हम देखते हैं दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ोतरी। जैसा कि 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसमें दर्शाया गया है कि सब कुछ बातें शासन के प्रति, शासन किस तरह से चलाया जाए, शासन किस तरह से बनाया जाए, इसके नियम उपनियम चालू है। तो इसका हमने 5वां उपनियम देखा, दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों वर्ग के लिए सांप्रदायिक आधार के तहत ही और निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई। जैसा कि हमने 1919-1922 के अधिनियम में एक बात देखी थी, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत, कि जिस क्षेत्र में सांप्रदायिक आधार का मतलब ये, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार का मतलब ये था कि उम्मीदवार की वही सांप्रदायिकता का हो और मतदार भी वही सांप्रदायिकता से संबंधित हो। उसी के आधार पर यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था सुधार आना शुरू हुआ। इसके बाद हम देखते हैं 1858 भारत परिषद अधिनियम, 1858 भारत परिषद अधिनियम, जिनके द्वारा परिषदों के लिए बहुत सारे सुधार हुए थे। और उसमें का एक सुधार था भारत प्रांत के लिए राज्य सचिव बनाना। और इस
इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1858 में बनाए गए भारत परिषद अधिनियम की समाप्ति एवं भारत सचिव को कुछ सलाहकारों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। ये भी एक अलगता पूर्वक नियम ख्याल में रखना होगा आपको। इसके बाद मताधिकार का विस्तार लगभग 10% बढ़ाया गया। जिसके पहले हमने देखा था, इसके पहले अधिनियम में शिक्षा के आधार पर मताधिकार मिलना शुरू हुआ था, संपत्ति के आधार पर मताधिकार मिलना शुरू हुआ था एवं कुछ विशेष कर भरने के आधार पर मताधिकार मिलना आरंभ हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस भारत शासन अधिनियम 1935 में लगभग 10% जनता जनार्दन को मताधिकार दिया गया। इस सबसे विशेष बात 1935 के भारत शासन अधिनियम की होगी, ये आपने ख्याल में रखना। इसके बाद इस शासन के अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के मुताबिक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो न्यायालय में ब्रिटिश व्याप्त संपूर्ण भारत के प्रांतों को, सभी प्रांतीय नागरिकों को, व्यवस्था को न्याय मिलना प्रारंभ हुआ। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के मुताबिक शुरुआत हुई। ये पॉइंट जरूर ख्याल में रखिएगा। इसके बाद सबसे विशेष बात आती है, भारत शासन 1935 के मुताबिक संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं कुछ ऐसे आयोग बनाए गए जिसमें एक प्रांत के अलावा 2 प्रांत एवं अनेक प्रांत, इसका एरिया था, उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग के नाम से कहा जाता है, जो कि सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विसेज, प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विसेज, इस सभी का दायरा इन 3 लोक सेवा आयोग में आता है। ये पॉइंट आपने ख्याल से सुना होगा। और अंत में 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे विशेष भाग मुद्रा एवं साख्य पर नियंत्रण रखने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओपन होना, प्रस्तापित होना, जो कि देश की मुद्रा एवं उसके मुताबिक आने वाली बहुत सारी बातें, उन सभी को अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण के जरिए से इनके ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी हुआ था, के लिए 1935 शासन अधिनियम के मुताबिक 1935 भारत शासन अधिनियम के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको समझाया, भारत शासन अधिनियम के मुताबिक एक शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी थी, जो कि अखिल भारतीय लेवल की शासन की शुरुआत थी। इसमें हमने आपको 10 पॉइंट पढ़ा है। मैं मानता हूं आप सभी ने इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और
ये शासन अधिनियम ऐसा मान लीजिए कि स्वतंत्रता भारत शासन नियम बनाने में परिपूर्ण तौर पर काम में आएगा, ये कामयाब होगा और सभी स्टूडेंट को यूपीएससी हो और प्रदेश सर्विस कमीशन सर्विस वाले हो या और भी हो, सभी के काम में आने वाला नियम है। यद्यपि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा कृपया कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कल के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।